the functional groups of the following compounds. Name the functional groups of the following compounds. Name the functional groups of the following compounds. A है RC, हाँ अच्छा सर बी पार्ट ओके, बी पार्ट है इसका R C O और OR डैश, ये दे रखा है। तो ये क्या है कि ये ना हमारे पास इनको कायदे से ये इस तरीके से देना चाहिए था कि R C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड R डैश, पर इन्होंने क्या करा कि C डबल बॉन्ड O को एक सिंगल बॉन्ड O इधर, सिंगल बॉन्ड O इधर करके ऐसे दिखा दिया। आप इसको क्या दिखाएंगे R C डबल बॉन्ड O R डैश, तो ये क्या हो जाएगा कीटोन। लेकिन सर इसका आंसर आंसर में ईस्टर दे रखा है। अरे यार एस्टर तो है ही नहीं सिलेबस में, एस्टर तो सिलेबस में ही नहीं है, तो इस वजह से उसको छोड़ दो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये CBSE, हाँ ये भी तो देखो ना, CBSE 2013 का दे रखा है, तो 2013 में तो एस्टर था ही नहीं, मतलब उस टाइम था, अब नहीं है। 68 का ठीक है, 68 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा। एक क्वेश्चन है द जनरल फॉर्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स the general formula of the general formula of the organic compounds A, B and C is A, B and C is CnH2n, CnH2n, full stop. Their boiling points are boiling points are minus 162 degrees Celsius minus 162 degrees Celsius, minus 42.2 degrees Celsius, and minus 0.5 degrees Celsius respectively, and minus 0.5 degrees Celsius respectively. Based on this information, answer the following. Based on this information, answer the following. Answer the following. B part है which of these has maximum number of carbon atoms? B part ही पूछना ना बस। Which of these has maximum number of carbon atoms? Which of these has maximum number of carbon atoms? Which of these has maximum number of carbon atoms in the molecule and why?
in the molecule and why? देखिए जी, है तो मुझे लग रहा है ये भी पुराने ही सिलेबस का, लेकिन फिर भी आप ये देख लीजिए कि इसमें जो मुझे लगता है, जैसे कि है ना, विच ऑफ दीज हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कि किसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, वो डिपेंड करेगा इनके बॉइलिंग पॉइंट पर। तो बॉइलिंग पॉइंट जैसे -162 डिग्री सेल्सियस, तो ये बहुत कम है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, और ये -0.5 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स शायद इसमें होंगे, सी वाले में। क्या दे रखा आंसर? दिया नहीं है इसमें? अच्छा, तो वो आप देख लेना, क्योंकि क्या है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब इसको जब हम, मतलब इस कंपाउंड को, कंपाउंड नंबर सी को जब हम बॉईल करेंगे, तो उसमें जो बॉन्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, और जब बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो कब होंगे? जब उसमें कार्बन एटम्स जो है वो थोड़े ज़्यादा होंगे। ठीक, अब CnH2n दे रखा है, इसका मतलब है क्या कि डबल बॉन्ड तो दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। जो तीनों हैं, तीनों के तीनों एल्कीन्स हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा वही, उसी में कार्बन एटम्स भी सबसे ज़्यादा होंगे। मेरे हिसाब से ये है, बाकी एक बार देख लेना, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद आप बता रहे थे, तो इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में ये DC मोटर वाला पोर्शन ना, ठीक है। तो DC मोटर जो है, DC मोटर वाला पोर्शन, तो इसमें सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा, वो डायग्राम आप समझना, और वर्किंग जो है, वर्किंग आसानी से समझ में आ जाएगी। वर्किंग के लिए अगर आप कहेंगे तो नोट्स भेज दूँगा मैं, मेरे पास नोट्स प्रिपेयर्ड है। तो DC मोटर देखो, DC मोटर में हम क्या करते हैं, कोई भी अगर मान लीजिए मैं फ़ैन की बात कर रहा हूँ, या कोई भी ऐसी डिवाइस की बात कर रहा हूँ जहाँ पर रोटेटरी मोशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहाँ पर हमको मोटर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मोटर जो है वो हमको रोटेटरी मोशन देता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक ना कॉइल होती है। अब कॉइल कैसे बनेगी? जो यहाँ पर हम कॉइल की बात करेंगे, हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर कॉइल की। तो हमने क्या करा कि एक स्ट्रेट वायर लिया कॉपर का, एक स्ट्रेट वायर लिया, और स्ट्रेट वायर को रेक्टेंगल की शेप दे दी, ऐसे मोड़ दिया हमने स्ट्रेट वायर को, ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये बन गई रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक। अब क्या करना है हमें, इस तरफ और इस तरफ हम क्या करेंगे, एक तरफ तो एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल फिक्स कर देंगे, ये तो नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। नॉर्थ पोल, अब इसको ना कर्व बनाया जाता है, इस तरीके से कर्व बनाया जाता है नॉर्थ पोल को। नॉर्थ पोल स्ट्रेट ना रखकर कर्व बनाएंगे, उसका रीज़न भी बताऊंगा अभी।
नॉर्थ पोल हो गया और साउथ पोल हो गया। अब देखिएगा ऐसा होता है कि हमने इसके बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल रख दी, ठीक है। तो इसको कर्व बनाना और इसको कर्व बनाने का रीज़न ये है कि ये कॉइल जो है, यहाँ पर हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, ये जो कॉइल है ये ऐसे 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 घूमने लगेगी, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए हम फ़ैन बना रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे कि पुराने ज़माने में जो फैंस आया करते थे ना, वो फैंस बहुत बड़े बड़े आते थे। मतलब जैसे बीच का ड्रम है फ़ैन का, तो ये बीच का ड्रम इतना बड़ा है, पुराने ज़माने का बहुत हैवी होता था और बहुत मतलब इतने बड़े बड़े होते थे। वो चलते भी इतनी स्पीड से नहीं थे जितनी स्पीड से आज वाले फैंस चलते हैं। तो क्या है कि धीरे धीरे मतलब एडवांसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ एक काम होता जा रहा है, ये चीज़ें जो हैं उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती जा रही है और उनका जो साइज़ है वो छोटा होता जा रहा है। तो हमने क्या करा कि पहले ना सीधी सीधी मैग्नेट लगाई जाती थी ऐसे, एक मैग्नेट ऐसे। अच्छा, कोई भी फ़ैन है, उस फ़ैन की मोटर को खोलेंगे तो उसके अंदर बीच में जो कोर निकलेगा उसमें मैग्नेट जरूर मिलेगी आपको। तो पहले ऐसा नॉर्थ पोल और ऐसा साउथ पोल लगा दिया जाता था स्ट्रेट, ठीक है। तो जब ऐसे स्ट्रेट बनाएंगे तो हमको बीच में कॉइल रखने के लिए इसको थोड़ा गैप देना पड़ेगा, नहीं तो कॉइल घूमेगी तो वो टकराएगी इनसे। फिर क्या हुआ कि हमने कहा कि भाई नॉर्थ पोल और साउथ पोल का सिर्फ और सिर्फ एक काम है कि हम उसको मैग्नेटिक फील्ड देना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देना चाहते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, क्योंकि इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक। तो फिर ये हुआ समय के साथ साथ धीरे धीरे कि भाई इसको ना थोड़ा सा ऐसे कर्व बना दो और इसको कर्व बना दो। तो कर्व बनाने से ये हो जाएगा कि ये कॉइल इसके लगभग लगभग नज़दीक से ऐसे घूमती हुई निकल जाएगी, लेकिन टच नहीं करेगी। अगर स्ट्रेट होगी तो वो टच करेगी, और टच करेगी तो फिर ख़राब हो सकता है फैन। तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये है, ये मैंने कॉइल थोड़ी छोटी बना दी, इसको बड़ा कर लो। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कम्यूटेटर रिंग्स लगा दिए जाते हैं इस तरीके से। मतलब कुल मिलाकर क्या है कि होगा तो एक सर्कुलर रिंग इस तरीके का, ठीक है। लेकिन यहाँ से इसको हटा दो और यहाँ से इसको हटा दो ऐसे, मतलब सर्कल को जैसे आपने खोल दिया हो इस तरीके का। ठीक है, तो ये इस तरीके का रिंग हो गया। अब क्या होगा, अब इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, ठीक है। अब जरा देखिएगा, ये जो है ये वाला पोर्शन है, ये वाला और ये वाला, इसको हम बोल देते हैं कार्बन ब्रशेस, इनको बोल देते हैं कार्बन ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस। उसके बाद इनको बोल देते हैं रिंग्स, कम्यूटेटर रिंग्स, कम्यूटेटर रिंग्स। अब जरा वर्किंग समझ लीजिए इसकी। वर्किंग क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या करा, अच्छा ये जो कॉइल है इस कॉइल की नेमिंग कर दो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जैसे मैंने स्विच ऑन कर दिया, ये यहाँ पर स्विच लगा रखा है, ये बैटरी है, ये है स्विच। मैंने स्विच ऑन कर दिया तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, पॉजिटिव टर्मिनल से। अच्छा, ये वाला जो ब्रश है इसको बोल देंगे ब्रश B1 और इस वाले ब्रश को बोल देंगे ब्रश B2। तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला निकला निकला, B1 तक पहुंचा, B1 तक पहुंचा करंट,
तो B1 है कार्बन का बना हुआ, तो कार्बन का भी कौन सा फॉर्म ले रहे हैं, डायमंड तो लेंगे नहीं इसके अंदर, ग्रेफाइट ही लेंगे ना, हीरा कौन लगाता पंखे के अंदर, ठीक है। तो वो डायमंड कार्बन ले लिया यहाँ पर, और वो भी किस वजह से लिया जाएगा, ग्रेफाइट फॉर्म में, क्योंकि वो कंडक्टर होता है। तो उस फॉर्म में हमने ले लिया, तो फिर करंट यहाँ से इस कंडक्टर में जाएगा, क्योंकि कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म लिया जा रहा है, तो यानी कि वो कंडक्शन हो रहा है। यहाँ से जाएगा, ये जो रिंग्स हैं, ये जो कम्यूटेटर रिंग्स हैं, ये कॉपर के होते हैं, ये कॉपर के रिंग्स होते हैं। अब क्या होगा कि इसमें करंट गया, तो करंट फिर ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा, इसमें ऐसे जाएगा और फिर घूमकर ऐसे आ जाएगा, ऐसे, और फिर वापस पॉजिटिव से निकला और घूम फिर कर दुनिया भर में वापस नेगेटिव में आ गया, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे जैसे यहाँ पर ABCD ये एक कॉइल लगी हुई है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस कॉइल में आप ये देखिएगा कि करंट इस तरीके से जा रहा है, तो क्या करंट है यहाँ पर और इधर एक मैग्नेट रख रखी है, तो क्या इसमें किसी तरीके का कोई मोशन प्रोड्यूस होगा। आप ऐसे ही सोचो कि अगर कोई ऐसी नॉर्मल स्ट्रेट वायर है और उस स्ट्रेट वायर में मैं करंट फ्लो करवाने लगूँ, बैटरी कनेक्ट कर दूँ, तो क्या वो घूमने लगेगी, ऐसा तो नहीं है, घूमेगी तो नहीं। लेकिन हाँ, अगर मैं दो मैग्नेट लगा दूँ, मैग्नेट के दो पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो जरूर वो घूमने लगेगी। उसको देखो कैसे, मैंने ये कहा कि करंट ऐसे जा रहा है, तो मैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से अपनी फिंगर्स को इस तरीके से स्ट्रेच करूँगा। स्ट्रेच करने पर ये जो सेंट्रल फिंगर है, सेंट्रल फिंगर किस तरफ पॉइंट करती है, करंट की डायरेक्शन में। अब ये जो कॉइल मैंने टेढ़ी रखी हुई है और ये जो मैग्नेट के जो पोल्स हैं ये भी मैंने टेढ़े दिखाए हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि ये ना ऐसे रखे हुए हैं, जैसे कि ये एक बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर जैसे कैसेट की तरह उसको फिक्स करा हुआ है इस तरह से। तो आप ये समझ लीजिए कि ये अंदर की तरफ है, तो इसका मतलब जो करंट है A से B तक, यानी कि करंट अंदर की तरफ जा रहा है। तो जो सेंट्रल फिंगर है, सेंट्रल फिंगर को आप अंदर की तरफ पॉइंट करिए, और ये जो इंडेक्स फिंगर है ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इंडेक्स फिंगर को ऐसे पॉइंट करिए। तो देखिएगा सेंट्रल फिंगर जो है, सेंट्रल फिंगर अंदर की तरफ हो गई, इंडेक्स फिंगर इस तरफ हो गई, और थंब का हो गया नीचे की तरफ। इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा है कॉइल AB का, इसमें फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, समझ गए, इसमें फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। अब जब इसमें फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो अब मैं ये कहूँगा भाई करंट ऐसे गया। अब करंट ऐसे गया तो ये जो कॉइल का जो पोर्शन है, अच्छा कॉइल क्या है, कॉइल वायर ही है, वायर को आपने घुमाकर रेक्टेंगल की शेप देगी, ठीक। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो आपने फिंगर ऐसे कर ली, सेंट्रल फिंगर आपने ऐसे कर ली BC इस डायरेक्शन में, और जो हमारा ये वाला है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ ही रहेगा। तो इन दोनों में तो मैग्नेटिक फील्ड का भी ये डायरेक्शन, दोनों करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का जब सेम डायरेक्शन होता है तो किसी तरीके का मोशन नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, ये जो B और C है, इस BC में किसी तरीके का मोशन ही नहीं होगा। क्यों, वो मोशन प्रोड्यूस होने के लिए करंट का और मैग्नेटिक फील्ड का एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनना ज़रूरी होता है। अब वो 90 डिग्री का एंगल तो बन नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर BC में देखें तो करंट का डायरेक्शन भी ये, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसे फिक्स कर रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, तो वो भी, तो इसलिए BC को तो कंसिडर ही नहीं करना, क्योंकि BC में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई नहीं हो रहा। फिर आ जाते हैं CD पर, तो CD में करंट आ रहा है बाहर की तरफ, तो ये सेंट्रल फिंगर को बाहर की तरफ कर लीजिए, और जो इंडेक्स फिंगर है इसको नॉर्थ से साउथ, लेफ्ट से राइट करना है ऐसे। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, जो हमारा इंडेक्स फिंगर है, सेंट्रल फिंगर बाहर की तरफ, क्योंकि करंट C से D तक कैसे आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, ऊपर की तरफ। तो आप ये सोचिएगा कि ये जो CD वाली ब्रांच है, इसमें फोर्स हमारी लगेगी ऊपर की तरफ, फोर्स ऊपर की तरफ लग गई। अच्छा, फोर्स जैसे ही ऊपर की तरफ लगी तो होगा क्या कि ये वाला जो पोर्शन है, इस पर तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है और इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो इस कॉइल में ऐसे मोशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है, इस तरह से ऐसे इट विल बिहेव लाइक एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे दरवाज़ा होता है, जैसे दरवाज़ा होता है नॉर्मल जो डोर होता है, तो उसमें डोर में आप ये देखेंगे कि डोर एक रेक्टेंगल है ना, डोर इज अ रेक्टेंगल, और डोर की जो एक साइड है हिंज, वो किससे, चौखट जो होती है वो चौखट से फिक्स्ड होती है, ठीक। तो वो फिक्स हो गई ऐसे, तो फिर आप दरवाजे को ऐसे ऐसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक डोर है और डोर का ये वाला पोर्शन फिक्स्ड है, ठीक है। आप इसको ऐसे और ऐसे खोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गया, ये कि इसके अलॉन्ग ये ऐसे रोटेट कर रहा है,
ये रोटेट कर रहा है। तो चौखट पर जहाँ पर दरवाजे का एक जो एज है, एक जो पूरा उसका साइड है, वो जो फिक्स्ड है चौखट पर, उसमें तो किसी तरीके का कोई मोशन नहीं है। अब यहीं पर देखिएगा कि ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल हुई, आपने एक तरफ तो फोर्स लगा दिया नीचे की तरफ और एक तरफ फोर्स लगा दिया ऊपर की तरफ, इक्वल फोर्स लग रहे हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है, करंट इक्वल है, तो फोर्स भी इक्वल मैग्नीट्यूड का लगेगा। तो इधर आपने फोर्स लगाया, इधर फोर्स लगाया, तो ऑटोमेटिकली जो इसका बीच वाला पोर्शन है, जो सेंट्रल एक्सिस है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरह बिहेव करेगा और ये ऐसे 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 घूमना शुरू कर देगा। समझ रहे हैं? तो होगा क्या कि अभी तो एक झटका लगा है, अभी तो एक झटका लगा है, ए बी पर एक झटका लगा नीचे की तरफ, सी डी पर एक झटका लगा ऊपर की तरफ। फिर क्या हुआ, ये ऐसे घूमा। तो सोचो जब ये घूमेगा तो ये जो कॉइल इसके साथ, ये जो रिंग इसके साथ कनेक्टेड है, ये भी ऐसे घूमेगी, ठीक है। और इसी तरीके से जब इस पर ऊपर की तरफ लग रहा है फोर्स, तो ये वाली रिंग ये भी घूमेगी। ये घूमने के बाद में फिर ये वाला पोर्शन आ गया जो ओपन है, ठीक है। तो ओपन पोर्शन जो है वो बहुत छोटा सा है, ठीक है। बीच में मतलब कुल मिलाकर एक सर्कुलर रिंग ये थी और उसको मैंने बीच में से हटा दिया, काट दिया, ठीक है। क्यों काटा, उसका रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि अगर ये सर्कुलर रिंग कनेक्टेड होती तो भाई करंट यहाँ पर इस कॉइल पर जाता ही नहीं, क्योंकि करंट का काम होता है, ये भी जीपीएस की तरह ना शॉर्टेस्ट पाथ दिखाता है करंट, ठीक। तो कई बार होता नहीं है जीपीएस फॉलो करते हैं, वो गाड़ी को गली में मुड़वा देता है जीपीएस, वही वाला काम है कि ये शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करता है। पॉजिटिव से निकलेगा करंट और जब ये कनेक्टेड होगा तो चुपचाप यहाँ पर नेगेटिव में आ जाएगा, वो कॉइल चुपचाप पड़ी रहेगी, कॉइल में करंट ही नहीं जा रहा। उसी को क्या कहते हैं कि आपकी कॉइल शॉर्ट हो गई है, आपको पंखा रिपेयर करवाना पड़ेगा, कॉइल शॉर्ट हो गई है। कॉइल शॉर्ट होने का मतलब ये है कि जो रिंग्स हैं चिपक गए हैं आपस में ड्यू टू हीट और एनी प्रॉब्लम, या एज ऑफ द फैन, कुछ एज बढ़ गई थी उसकी तो कॉइल श्रिंक हो गई, तो ये चिपक गए हैं। तो किसी भी वायर का आपस में जुड़ जाना इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक है। और जब भी शॉर्ट सर्किटिंग होती है तो स्पार्किंग उठती है बड़ी तेज़ी से, समझ रहे हैं? तो वही चीज़ है यहाँ पर। अब आपने क्या करा कि अब CD जो है ये पलट कर आ गया यहाँ पर B1 के कॉन्टैक्ट में, और AB जो है वो पलट कर आ गया CD वाली पोजीशन पर, यानी कि वो ब्रश 2 के कॉन्टैक्ट में आ गया। तो जैसे ही CD इधर आएगा, जैसे ही CD इधर आएगा तो C इस तरफ आ गया और D इस तरफ आ गया। AB नीचे से घूमकर इधर आ जाएगा, A और B ये इधर आ जाएगा। अब AB पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, CD पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। और ये जो बीच का पोर्शन है ना, जब आप ये कहेंगे कि ये जो बीच का छोटा सा जो गड्ढा सा दिखाई दे रहा है, जब ये B1 से कनेक्ट होगा तब तो कोई करंट ही नहीं होगा, और जब करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना ही लगाते रहो, फोर्स लगेगा ही नहीं। तो हम ये कहेंगे उसके अंदर जो इनर्शिया था, इनर्शिया उसको हल्का सा आगे मूव करवा देगा। इनर्शिया क्या होता है, जैसे फ़ैन में बंद करता हूँ तो फ़ैन एकदम से थोड़ी रुक जाता है, स्विच ऑफ करो फ़ैन जाम हो गया एकदम वहीं, ऐसा तो नहीं होता। वो थोड़ा 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 घूमता है तो रुकता है। यानी कि अगर किसी में फोर्स लगी हुई है तो इनर्शिया, इनर्शिया यानी कि उसके अंदर की प्रॉपर्टी है विच कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में था, अगर वो घूमा था, तो फिर वो मोशन की स्टेट में ही रहना चाहेगा, ठीक है। तो हल्का सा उसको जो इनर्शिया वो सपोर्ट कर देता है, और फिर से ये वाली कॉइल जो है ब्रश 1 के कॉन्टैक्ट में आ जाती है और ये ब्रश 2 के कॉन्टैक्ट में आ जाती है, ठीक है। तो जब ये कॉन्टैक्ट में आ गया, AB इधर आ गया तो अब इस पर फिर से फोर्स लग गया, CD इधर आ गया फिर से इस पर फोर्स लग गया। तो दिस प्रोसेस कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और ये घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा जब तक आपने बैटरी ऑन कर रखी है। तो ये प्रोसेस होता है, इसको हम बोलते हैं DC मोटर, ठीक है। मोटर क्या होता है, जनरेटर तो नहीं है ना सिलेबस में, जनरेटर नहीं है। मोटर में क्या फंडा होता है कि मोटर में हम करंट प्रोवाइड कराते हैं और मोटर हमको मैकेनिकल मोशन प्रोवाइड कराती है। मैकेनिकल मोशन यानी कि रोटेटरी मोशन, ये वाला मोशन प्रोवाइड कराती है। और मैग्नेट कुछ नहीं, मैग्नेट चुपचाप बैठकर तमाशा देखती है कि भाई मेरा काम तो आग लगाने का है, मैंने तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया, अब बेटा तुम घूमो, अब तुम घूमते रहो। तो मैग्नेट क्या करती है, अगर ये फ़ैन भी चल रहा है तो मैग्नेट तो चुपचाप पड़ी हुई है। तो जैसे फ़ैन का जो ड्रम होता है, जो बीच में ड्रम होता है और चारों तरफ ब्लेड लगे रहते हैं उस पर, तो जो बीच का ड्रम होता है एक तरफ लगा रहता है, ऐसे कर्व करके एक तरफ बना देते हैं साउथ पोल और एक तरफ बना देते हैं नॉर्थ पोल। सेम मैग्नेट होती है, सेम मैग्नेट को ऐसे नीचे से घुमा दिया जाता है और कर्व साउथ पोल इधर होगा, कर्व नॉर्थ पोल इधर होगा, और हम करंट प्रोवाइड कराते हैं। कैसे, स्विच ऑन करके। तो जो स्विच ऑन करके हम करंट प्रोवाइड कराते हैं वो करंट कौन सा होता है, जो हम करंट प्रोवाइड कराते हैं वो करंट कौन सा होता है। अरे जब पंखा चलाते हैं घर पे हम स्विच ऑन करते हैं तो जो करंट प्रोवाइड कराते हैं वो करंट AC होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट। घरों में यूज़ करने वाला करंट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अगर एक छोटी सी बैटरी लगा दी, जैसे कि वो आते हैं ना वो 100 रुपये वाले वो चाइनीज़ फ़ैन नहीं आते, वो जिसके अंदर बैटरी लगा देते हैं, हवा
गर्मी में, ठीक है। तो वो वाले जो फ़ैन होते हैं उसमें हम बैटरी लगाते हैं, तो वो जो बैटरी लगा देते हैं तो वो बैटरी इज़ लाइक दिस बैटरी, यानी कि उसमें डायरेक्ट करंट जाता है, उसमें डायरेक्ट करंट जाता है। तो वो तो ये तो हो गया आपका डीसी मोटर। अब एसी मोटर की बात करते हैं। एसी मोटर का मतलब ये है कि अब जो मैं करंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, करंट हर इंस्टेंस पर अपनी जो है डायरेक्शन चेंज कर रहा है, हर इंस्टेंट पर अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यहाँ पर करंट की डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही, पॉजिटिव से नेगेटिव बार बार सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। एक बार अगर करंट ऐसे जाए और एक बार करंट अगर ऐसे जाए तो उसको ये बोलते हैं कि करंट बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये तो डीसी मोटर हो गया, इसकी वर्किंग तो आसान है, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, डीसी मोटर की अगर वर्किंग आ गई तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बना दिया, टीचर थोड़ा सा इंप्रेस हो गया, बहुत बढ़िया डायग्राम है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल मेड अप ऑफ कॉपर, देयर इज अ मैग्नेट ऑफ whose north pole is kept on the left side and south pole is kept on the right side। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में we have considered a battery, there is a switch, there are two carbon brushes B1 and B2, there is a commutator ring made of copper। ठीक, ये करके आप लिखोगे। वो आप जब लिखोगे ना 4-5 लाइनें तो आपकी इसी में हो गई कंस्ट्रक्शन में। तो कंस्ट्रक्शन तो आपने जो करा है ना वही आपको लिख देना है। हालांकि मैं इसके नोट्स अभी क्लास के बाद ही भेज दूंगा आपको, तो आप उसमें से देखकर रटना नहीं है, जो आपने करा है डायग्राम में जो बनाया वो लिख देना है वहाँ पर। फिर वर्किंग में आप अपनी तरीके से बताना कि भाई जब यहाँ से पॉजिटिव करंट निकला तो करंट गोज फ्रॉम ब्रांच ए टू ब्रांच बी एंड देन इट विल बाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो आप इतना लिखोगे ना तो आप ये समझ लीजिए आपकी 6, 7, 8, 10 लाइन हो गई, डायग्राम हो गया, आपने लिख दिया कंस्ट्रक्शन। अब टीचर जब चेक करने बैठा ना उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक लाइन पढ़ेगा, तो वो एक लाइन नहीं पढ़ता, वो 1-2 लाइन शुरू की पढ़ेगा। वो कहेगा हाँ इसने डायग्राम बनाया था, वो बना रखा है, कंस्ट्रक्शन समझा रखा है, वर्किंग समझा रखी है। वर्किंग के अंदर फिर पुष्पा की स्टोरी मत लिख देना, समझ रहे हैं ना। वर्किंग के अंदर पुष्पा की या कौन सी फिल्में चल रही है, RRR, कौन सी एक और आई है KGF, उसकी स्टोरी मत लिख देना। उसके अंदर लिखना भी कंस्ट्रक्शन ये है, इसकी वर्किंग ऐसी होती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वर्ड टू वर्ड जो मैं आपको आज नोट्स भेजूंगा कि आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वही लिखनी है, लेकिन हाँ डायग्राम बिल्कुल एज इट इज बना देंगे तो आप ये समझ लो आपका 90% जॉब फिनिश हो गया डायग्राम बनाते ही। ठीक, इसमें यही चीज़ मेन इंपॉर्टेंट होती है। ये करते ही फिर टीचर के पास इतना टाइम नहीं रखा कि वो चेक करेगा, मैं खुद भी चेक करता हूँ, फटाफट भागते चले जाते हैं। क्योंकि अगर थ्योरेटिकल पोर्शन है तो थ्योरेटिकल पोर्शन में सबको पता है यार कंस्ट्रक्शन वर्किंग बच्चा लिख ही देगा। फॉर एग्जांपल मैथ्स में कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन होता है ना, तो कंस्ट्रक्शन वाले पोर्शन में आप क्या समझ रहे हैं, टीचर जो है वो कंपास और प्रोटेक्टर लेकर बैठेगा, भाई मैं एंगल मेजर कर रहा हूँ, वो देखेगा हाँ भाई 2-3 आर्क इधर लगी हुई हैं, 2 आर्क ऊपर है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया होगा, टेंजेंट बना दिया होगा, हाँ ठीक है। वो एक्सटर्नल पॉइंट, वो 10 सेंटीमीटर का दूरी पर आपको टेंजेंट बनाना था, तो सेंटर से वो स्केल लेकर 10 सेंटीमीटर की दूरी मेजर नहीं करेगा वहाँ पर, वो ट्रक से आगे बढ़ेगा, 3 नंबर देगा, हो गया काम। ठीक है, तो जो जहाँ पर भी डायग्राम बनाने वाली चीज़ें होती हैं वहाँ पर बस डायग्राम की सुंदरता इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा चलेगा बाकी सब। ठीक, तो हम जरा अगला देखते हैं एसी मोटर। ये डीसी मोटर का समझ में आ गया बेटा, वर्किंग बताइए। अरे बोलो भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों के पास मेरी आवाज़ जा भी रही है या आज म्यूट फिल्म देख रहे हो? अरे तो सारे चुप बैठे हैं। न्यासा का तो जवाब आ गया, बाकी बच्चे कहाँ पर? अरे भाई ध्रुव जल्दी आ जाओ भाई, वीडियो चालू करके भाग गया इधर उधर। किधर है भाई? अच्छा ये तो यहीं पर है, तो मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ आवाज़ नहीं आई उधर से। पालकी चलो ये भी पढ़ाई कर रही है आज की, क्या बात है। प्रोजेक्ट का उदय सब पढ़ाई कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ वीडियो चालू कर करके भाग गया इधर उधर। 1 मिनट रुकिए जरा, एसी मोटर और देखते हैं।
कौन सा वाला? और 1 मिनट रुक जाओ बस। बता दो फिर, जनरेटर है नहीं क्या सिलेबस में? नहीं है तो इलेक्ट्रिक मोटर में तो बस डीसी मोटर ही है बस, तो फिर तो चिल। तो क्या है वो, क्या बोलते हैं उसको, टेक अ चिल पिल ब्रो, ये भी चलता है ना। कोई बच्चा परेशान होता है तो साथ के फ्रेंड्स बोल देते हैं टेक अ चिल पिल ब्रो, जस्ट रिलैक्स। नए नए डायलॉग्स निकल के आते हैं ना मार्केट में। हर साल कुछ ना कुछ जैसे पढ़ाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, सुनने को मिलता है टीचर को, मेरे जैसे टीचर को। क्या होता है, जैसे आप लोग अभी 10th में हैं, तो 9th में जो बच्चे आते हैं ना, बड़े शरीफ आते हैं, बहुत ज़्यादा शरीफ। 10th में थोड़ा थोड़ा ना खुलने लगते हैं, और 11th में और 12th में आते आते तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो 12th में आते आते उनकी हरकतें, अलग अलग तरीके की हरकतें पता चलती हैं। जैसे अभी पिछला साल तो कोविड में ही गया, तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे 12th क्लास के, जिनकी शक्लें तक नहीं देखी मैंने, ऐसे ही बस उड़ा दिया। और उससे पिछले साल भी कुछ बच्चे थे जिनको जानते थे, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको नहीं जानते थे। लेकिन उससे पिछले साल एक ट्रेंड चला करता था कि जो लड़कियां आती थी वो आपस में एक दूसरे को ब्रो करके बुला, ये है क्या? ये आजकल भी चलता है क्या? हाँ, अच्छा सर मैं तो बिच बोलती हूँ। ये देखो, ये कुछ अलग ही बोलती है, बस पूछो। ये तो खतरनाक है ना। सर मुझे साक्षिका बोलती है, दोनों नाम मिला। तो बस यही है, अलग अलग चीज़ें चलती हैं। और एक ये तो 2019 की बता रहा हूँ, फिर 2018 वाला जो 12th का बैच था, उसमें ये था कि अगर किसी भी बच्चे ने कुछ बोल दिया तो बाजू वाला बच्चा, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, वैसे ही फालतू, और बाकी हंसना शुरू कर देते हैं, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अब इसमें क्या है, एक चीज़ बीच में उन्हीं में ये चल गया था, मार्केट में नया फॉरवर्ड कर भाई, वैसे ही। मतलब अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी ने बैठ कर कुछ बोल दिया, तो बाजू वाला ये कहेगा मार्केट में नया है, फॉरवर्ड कर, वैसे ही। और फिर बाकी बच्चे हंसना शुरू कर देंगे। आजकल टेक अ चिल पिल ब्रो चल रहा है। तो फिर अच्छा, ये वाला फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक ये और देख लीजिए, फोर्स ऑन अ force on a current carrying conductor in a magnetic field. In a magnetic field, इसमें देखिएगा इधर एक यू शेप टाइप मैग्नेट बना रखी है ऐसे,
है हाथ तो हाथ ही थे। एक लड़का आता है वो ऐसे ऐसे करता है, टक टक गर्दन की आवाज़ आती है। बस भाई बस कंट्रोल। नेगेटिव पॉजिटिव लीजिए। अब देखो इसमें ना फोर्स वाला करंट करेंगे। एक मिनट बताना वो नॉर्थ और साउथ पोल कौन सा था? नॉर्थ और साउथ इस पर बना रखा है। नीचे वाला नॉर्थ है, ऊपर वाला साउथ है ना। ये नीचे वाला तो नॉर्थ है और ऊपर वाला साउथ है। अब इसके बीच में इन्होंने क्या करा कि ये कोई इंसुलेटेड वायर है और इंसुलेटेड वायर को एक बार तो इधर लपेट दिया यहाँ पर एक स्टैंड पर, और यहाँ से लपेट कर इसको इसका एक जो एंड है वायर का वो तो कनेक्ट कर दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो वायर का दूसरा एंड है वो यहाँ पर इस वाले एंड पर इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। तो ये एक कोई मैग्नेटिक मटेरियल है उसको लटका रखा है यहाँ पर, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है उसको यहाँ लटका रखा है, और इसको ऐसे लपेट कर यहाँ पर ऐसे नेगेटिव टर्मिनल से लगा दिया। तो मैं ये जानता हूँ कि करंट किस तरीके से फ्लो करेगा। करंट ऐसे गया, ऐसे 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 आया, फिर इसमें ऐसे फ्लो करेगा और फिर ऐसे जाकर वापस ऐसे आ जाएगा। ये समझ में आ गया? अब आप ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से आकर ये वापस नेगेटिव टर्मिनल में चला गया करंट। तो इसमें ना हम ये देखेंगे कि ये जैसे नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। तो मैं अपनी फिंगर्स को, क्योंकि बैटरी मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर, जब हम बैटरी लगाते हैं तो हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं। तो हम इसको ऐसे स्ट्रेच करेंगे फिंगर्स को। मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? देखिए ये जो लगा हुआ है ना, ये जो रॉड लटकी हुई है ये ऐसे सेंटर में इस तरीके से अटकी हुई है। तो मतलब करंट अगर ऐसे आ रहा है तो करंट तो आगे की तरफ हो गया, और ये जो सेंट्रल फिंगर है ये सॉरी इंडेक्स फिंगर है ये हो गई ऊपर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड तो हो गया नॉर्थ से साउथ की तरफ, और ये जो रॉड है ये रॉड ऐसे है तो इसमें करंट हो गया आगे की तरफ। समझ गए? तो करंट तो आगे की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ। तो थंब कहाँ पर? इस तरफ। इसका मतलब ये जो ऐसे लटका हुआ है बीच में, ये इस तरफ इसमें झटका लगेगा, ऐसे ये इस तरफ मूव करेगा। उसके बाद आप ये देखिएगा कि अब मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरा काम करता हूँ कि मैं बैटरी का पोलैरिटी चेंज कर देता हूँ। मैंने क्या करा कि पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ कर दिया और नेगेटिव यहाँ कर दिया। तो करंट की डायरेक्शन अब चेंज हो जाएगी। करंट ऊपर की तरफ हो गया तो यहाँ करंट ऐसे हो गया, यहाँ करंट ऐसे हो गया, और इसमें करंट ऐसे हो गया, ऐसे जाएगा, और ये वाला करंट ऐसे हो गया। ठीक है? तो पॉजिटिव से निकला और नेगेटिव में आया। तो अब आप ये देख लीजिए फिर वही काम है। पॉजिटिव से निकला तो ये करंट अब अंदर की तरफ हो गया। अब करंट तो अंदर की तरफ हो गया, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ ऊपर की तरफ रहेगा। तो थंब कहाँ पर? इस तरफ। तो यानी कि अब ये इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। बस ये आपको बताना है वहाँ पर कि भाई आपका कोई भी आप अगर इसमें लगाएंगे बैटरी की पोलैरिटी आप चेंज करेंगे। अगर नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर था तो ये अंदर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर तो फिर ये बाहर की तरफ जाएगा। ये होता है। समझ गए भाई? ऑनलाइन वाले बताएं। ठीक है, चलिए जी सही है। तो बस 2 मिनट रुकिए, मैं फिर मैथ्स कराता हूँ।